Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, आज से मैंने आपके लिए क्लास 10th का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आपको क्लास 10th जियोग्राफी का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ये सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। और इसमें मैं एनसीईआरटीज़ कवर करता हूँ सारी क्लासेस की, जिसमें जो हेल्पफुल है किसके लिए, सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज कोई भी जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स है, चाहे वो यूपीएससी किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ किसी एसएससी के एग्जाम के लिए या कोई भी अदर ओपन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट। अब रिसोर्सेज होते क्या हैं फ्रेंड्स? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में, ठीक है, अवेलेबल है, जो मिलती है हमें और जिससे हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाई होती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब हमारी पहुंच होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके लिए, ठीक है, कि हम उस तक पहुंच पाए आजकल आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए कि हम उसको हासिल कर पाए, लेकिन एक इकोनॉमिक तरीके से, राइट। ऐसे नहीं कि बहुत महंगी चीज़ है जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ कल्चरल एक्सेप्टेबल भी हो, कि कल्चर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ एक्सेप्टेबल भी हो। ये नहीं कि कोई कल्चर में वो चीज़ सही मानी ही नहीं जाती, तो वो भी होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को रिसोर्स कहेंगे, राइट। अब देखिए रिसोर्सेज में क्या है। फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें नेचर आ जाता है, ओके। अब हम ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जिसमें नेचर हो गया, राइट, इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे आसपास, और टेक्नोलॉजी हो गई। हम ह्यूमंस इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, राइट। तो उसमें रिसोर्सेज भी आ जाते हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो नेचर से मिलते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है, चीज़ों का ट्रांसफॉर्म करना मतलब उनको बदलना, उनका रूप बदलना, स्ट्रक्चर बदलना, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें उनको ट्रांसफॉर्म करना। और एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप किस किस का? नेचर का, टेक्नोलॉजी का, और जो भी हम इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं उनका। ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं? नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। शुरू से ही हमारा नेचर से नाता रहा है, बिना नेचर के तो हम कुछ है भी नहीं, राइट। थ्रू टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस टू एसेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसेलरेट कर सकें। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अब रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन है। ह्यूमन बींग्स खुद ही, हम लोग क्या एक रिसोर्स है, राइट, कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स है। आप सुनते होंगे ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, तो हम भी एक रिसोर्स ही हैं, राइट। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। हम करते क्या है? हम जो मटेरियल एनवायरनमेंट में मिलता है हमें, उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसको यूज करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। अब हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन एक क्लासिफिकेशन है कि ये इस टाइप का रिसोर्सेज होगा, इस दूसरे टाइप का, तो ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से मिल रहा है वो चीज़ हमें, उसका ओरिजिन कहाँ है। तो सबसे पहले बायोटिक एंड एबायोटिक, आप छोटी क्लासेस से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे कि बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं, तो
इसमें हमें थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। बायोटिक एबायोटिक छोटी क्लास में ठीक था, आगे और किस किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, एग्जॉस्ट क्या होना, खत्म हो जाना। तो रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं, ठीक है, जिनको रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से खत्म हो उनको दोबारा से हम बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज कर लिए तो दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते, राइट। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट, ओनरशिप के बेसिस पे कि ओन कौन करेगा उनको। अब वो होते हैं या तो इंडिविजुअल करेगा, या कि एक कम्युनिटी उनको ओन करेगी, या पूरा नेशन उनको ओन करेगा, या पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनली सब उसको ओन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, राइट। पोटेंशियल कौन से हैं, डेवलप्ड स्टॉक कौन सा है, और रिजर्व्स कौन से हैं। ओके, इनको हम डिटेल में समझेंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लासिफिकेशन चार्ट है एक, ठीक है, कि रिसोर्सेज सबसे पहले जब हम देखेंगे तो रिसोर्सेज, हम जो भी हमारी चीजें हैं आसपास एनवायरनमेंट में वो रिसोर्सेज हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम डिवीजन करते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, नेचुरल और ह्यूमन, राइट। नेचुरल जो हमें नेचर से मिल रहा है, बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम ह्यूमन एज ए ह्यूमन हम क्रिएट कर रहे हैं या हम खुद ही रिसोर्स है, राइट। फिर नेचुरल में रिन्यूएबल जो रिन्यू कर सकते हैं, या नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं कर सकते, जो एक बार यूज कर लिया तो खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। अब रिन्यूएबल में क्या होता है, कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस है, ठीक है, लाइक विंड है, वाटर है, ये लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या है, बायो लाइफ हमारे आसपास जो है, जिसे हम फ्लोरा एंड फोना कहते हैं, राइट। फ्लोरा नेचुरल वेजिटेशन, फोना वाइल्ड लाइफ, राइट, फ्लोरा फोना। अब नॉन रिन्यूएबल में हमने देखा रिसाइकलेबल, जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिसाइकलेबल, दूसरा जिसको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, राइट, जो एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, वो उसके बाद नहीं बन सकता वो। ह्यूमन, अब ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हमने सेटअप करें, ठीक है, और क्वालिटीज, राइट, क्वांटिटी। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स, जो हमने भी पीछे देखा बेसिस, अब हम किस किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला हमने देखा ओरिजिन, तो बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ठीक है, एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है, हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे तरफ सराउंडिंग में जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, प्लांटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, वो सारे क्या है, बायोस्फीयर में आते हैं हमारे साथ। जो हमारा रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ वो बायोस्फीयर हो गया, राइट। तो उसमें लाइफ क्या है, ह्यूमन बींग्स है, उसमें फ्लोरा है, फोना है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, एटसेट्रा। दूसरा क्या होता है, एबायोटिक, ठीक है, ये हो गया था बायोटिक, राइट, ये हो गया एबायोटिक। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब एबायोटिक क्या हो गया, सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे रॉक्स, ये नेचर में ही है लेकिन ये नॉन लिविंग है, ठीक है, एंड मेटल्स। अगला है क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसमें आता है रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, राइट, जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा से उनको जनरेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सनरेज तो कभी खत्म होगी नहीं, राइट, हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं, राइट। विंड एनर्जी, विंड कंटिन्यू फ्लो करती रहेगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, वाटर फ्लो करता रहेगा हम उसको यूज कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट है हमारे, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, ठीक है। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। अब जो हमने रिन्यूएबल का देखा था बाइफरकेशन, उसमें भी कंटिन्यूअस, राइट, और फ्लो, उसमें दो थे। एक तो कंटिन्यूअस है जो कंटिन्यू है, चलता रहेगा, दूसरा है फ्लो जो फ्लो करती है, जो विंड और वाटर ये सब देखा था हमने। सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं किए जा सकते, राइट।
दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। अब नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकते, तो एक बार बन गए तो काफी लंबे ड्यूरेशन के बाद बने हैं, जैसे हमारे फॉसिल्स मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो मिनरल्स, fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable. ठीक है, अब metals तो पता है कि ये रिसाइकिल किए जा सकते हैं, मेल्ट होके दोबारा हम उनको यूज कर सकते हैं किसी और चीज में। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब रिन्यूएबल में भी, ओ सॉरी, नॉन रिन्यूएबल में भी दो तरह के हो गए। कुछ तो है जो है दोबारा हम यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके, तो उन्हें रिसाइकलेबल कहा जाता है। कुछ जो रिसाइकिल नहीं कर सकते, पूरे ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन रिसाइकलेबल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब दो हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, ठीक है। थर्ड है ओनरशिप के बेसिस पे, कौन कौन ओन कर सकता है उनको। सबसे पहले आया इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन के हैं, राइट, उसका ओनर कौन है, एक इंडिविजुअल है। These are also owned privately by individuals, right? Privately owned किए जाते हैं individuals के द्वारा। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. अब काफी farmers हैं जो जमीन ओन करते हैं, right? जो अलॉट की जाती है उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके लिए वो क्या करते हैं, एक रेवेन्यू पे करते हैं, जैसे हम जो लैंड रेवेन्यू वगैरह होता है, राइट, तो वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अब आपने देखा होगा गांव में किसी की जमीन होती है, किसी की नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, और शहरों में तो प्लॉट्स होते हैं, राइट, हाउसेज होते हैं, अदर प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट्स वगैरह आप देखते हैं। प्लांटेशन, पास्चर, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। अब ये कुछ एग्जांपल हैं जो इंडिविजुअल ओन करते हैं इन चीज़ों को, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर ओन हाउस होल्ड, ठीक है, बाय योर हाउस होल्ड। अब कुछ आपकी भी प्रॉपर्टीज होंगी जो आप ओन करते होंगे, राइट, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसके पास उसका हक, उस पर आपका ही हक है, राइट, इंडिविजुअल पर्सन का। सेकंड हो गया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एक कम्युनिटी जिसको ओन कर रही है, राइट। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। विलेज कॉमन्स, अब जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड है, आप गांव में गए, कुछ एरियाज होते हैं जो खुले मैदान होते हैं, राइट, जहाँ पे हर किसी के जो जानवर है वो चरने जाते हैं, राइट। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे बरी किया जाता है डेड बॉडीज को, शमशान वगैरह, वो भी कम्युनिटी के होते हैं। विलेज पॉन्ड्स, गांव में जो तालाब वगैरह होते हैं वो भी किसी स्पेसिफिक के तो होते नहीं है, वो भी सबके होते हैं, पूरी कम्युनिटी के। पब्लिक पार्क्स, राइट, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एसेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर, राइट, तो एक कम्युनिटी के हैं, ठीक है। अब जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे भी जो ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, वो भी एक कम्युनिटी के होते हैं, जो पीपल वहाँ पे रहते हैं उस कम्युनिटी के होते हैं, राइट। नाउ नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल से कैसे पता चल रहा है कि एक नेशन का है, राइट। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब जो ये रोड बनती है, गवर्नमेंट हमारे रोड बनाती है, कैनाल्स बनाती है, रेलवे लाइंस होती हैं, तो ये क्या होते हैं, किस जमीन पे बनते हैं, ये भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे वो परचेज करती है उनको, ठीक है, एक रेम्यूनरेशन के बदले। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटीज है उनको एम्पावर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वो लैंड एक्वायर कर सके प्राइवेट पर्सन से, इन सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप्रॉक्स 22.2 किलोमीटर जो है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन, ठीक है। तो इतने टेरिटोरियल वाटर्स में जो है, किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज में और वो टेरिटोरियल वाटर्स में किसी भी कंट्री का नेशन के रिसोर्सेज माने जाते हैं, राइट। जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारा जो लैंड बाउंड्री है उसके अंदर अंदर तो सारे रिसोर्सेज हैं इंडिया के, नेशन के। साथ ही साथ जो वाटर में भी, लैंड बाउंड्री में भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं, किसी भी नेशन से बिलोंग करते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज,
अब इंटरनेशनल से नाम से पता चल रहा है कि ये पूरे इंटरनेशनली सबके हैं, राइट। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ठीक है। ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिन्हें हम ईईजेड कहते हैं, राइट। ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इस पे इंटरनेशनल बॉडी का कंट्रोल होता है। तो बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, उसको सिर्फ कौन उनका उसको उसके ऊपर कंट्रोल होता है, सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कोई भी कंट्री उन रिसोर्सेज को नहीं ले सकती, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी है एक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज के अंदर पोटेंशियल है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल तो है उन रिसोर्सेज में, पर वो यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। जैसे कि जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे एनर्मस, यहाँ पे काफ़ी विंड और सोलर एनर्जी काफ़ी है, ठीक है। आपको पता ही है जो राजस्थान गुजरात का रीजन है, वहाँ पे क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। सनरेज काफ़ी होती है, सोलर एनर्जी काफ़ी है, हीट बहुत है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया एफिशिएंटली, राइट। साथ ही साथ विंड एनर्जी भी काफ़ी है, वहाँ पे विंड काफ़ी तेज फ्लो करती है, तो वहाँ पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं विंड एनर्जी को भी, विंड मिल्स वगैरह लगा के। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, राइट। जैसे फॉरेन कंट्रीज में इन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनका काफ़ी यूटिलाइज किया जाता है, इन रिसोर्सेज को, विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को। डेवलप्ड रिसोर्सेज, अब resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined utilization. Development of resources depends on technology and level of their feasibility. अब जो developed resources हैं वो क्या है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो रिसोर्स डेवलप हो पाएंगे, राइट। फिजिबल तभी हो पाएगा उसका लेवल, अदरवाइज वो रिसोर्सेज हम यूज कर ही नहीं सकते। थर्ड, stock are materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these are included among stock. अब क्या है, कुछ रिसोर्सेज जो स्टॉक की तरह रखा हुआ है या स्टॉक में है, कि मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है हमारे पास, उसका पोटेंशियल तो है कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, लेकिन एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो एक स्टॉक की तरह है, राइट। हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन H2 होता है वाटर, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाउ हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर द पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, ठीक है। तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है, इसलिए वो स्टॉक की तरह है। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व्स, ठीक है। अब रिजर्व क्या होते हैं, कुछ चीजें हम जो संभाल के रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, कि स्टॉक का ही एक सबसेट है, जो स्टॉक्स है हमारे उनका सबसेट है रिजर्व, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, ठीक है। जो जो भी स्टॉक है उसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो रिजर्व है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास करंट में, बट अभी तक हमने वो स्टार्ट नहीं किया है, कर तो सकते हैं पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, राइट। हम सारी रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूज कर सकते हैं, बट स्टिल हमने अभी पूरी तरीके से नहीं किया है। Thus, the water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. Okay. अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज तो हैं, हम उसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, राइट। ये नहीं कि उनको बस एक्सप्लॉइट करे जाए। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज इट वाज
that resources are free gift of nature, ठीक है. As a result, human beings use them discriminately, and this has led to the following problems. अब हम लोग क्या समझते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो गिफ्ट है नेचर का, फ्री गिफ्ट, राइट, और हम उसको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं. यूज तो करते हैं लेकिन एक्सप्लॉइट करते हैं ज़्यादा हम उसको. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. डिप्लीट करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है, ग्रीड को पूरा करने के लिए, मतलब एक्सेस करते हैं हम हर चीज़ का, राइट. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. अब जो रिसोर्सेज हैं वो एक्यूमुलेट किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, which in turn divide the society into two segments. जिससे क्या होता है, डिवाइड हो जाती है सोसाइटी, जिसे कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स, राइट. जिसे हम कहें तो रिच एंड पुअर भी कहा जाता है. ये रिच जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज अपने पास, और पुअर हैं जो जिनके पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं, राइट. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation. Okay, अब हम indiscriminate भी कर रहे हैं, exploit कर रहे हैं resources को, जिससे क्या हो रहा है, ये कुछ problems भी आ रही है, जैसे global warming जो आपको पता ही है सबसे बड़ी problem है आज के टाइम में. ozone layer depletion भी है, environment pollution, ठीक है, और land degradation. ये मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, राइट. An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. ठीक है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. अब sustainable development की बात की जाती है, वो क्या है कि रिसोर्सेज है जो हमारे, उनको हम इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली यूज़ करें ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचा के रख सके, ना कि हम उनको इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें, इतनी बुरी तरीके से यूज़ करें कि वो अभी ही ख़त्म हो जाए पूरे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना. तो इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें बहुत फोकस करना होता है, राइट, कि रिसोर्सेज को बचा के रखना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ना कि अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए सारे रिसोर्सेज को अभी ही यूज कर देना, राइट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. कि हम डेवलप करें रिसोर्सेज को, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, डैमेज ना करें एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ अपना प्रेजेंट को डेवलप करने के चक्कर में हम किसी अपनी फ्यूचर जनरेशन के फ्यूचर को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, उनकी नीड्स को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, राइट. तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने साथ ही साथ और अलग अलग कंट्रीज इसके लिए स्टेप्स लेती रहती है. उसी में एक आता है अर्थ समिट, राइट. तो रियो दी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में एक जगह है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 हुआ था ये. More than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the International Earth Summit. ठीक है. The summit was convened for addressing the problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. जो वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, ऐसे नहीं कि जो ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम है खाली हमारी कंट्री में है या किसी एक दूसरी कंट्री में है, ये थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड वाइड ही ये प्रॉब्लम है, राइट. The assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. ठीक है, रियो कन्वेंशन कहा जाता है इसको. रियो द जेनेरियो में हुआ था ब्राजील में रियो कन्वेंशन. द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी में. तो एजेंडा 21 हमने उस टाइम पे कंट्रीज ने साइन किया था, ठीक है. एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992. अब वर्ल्ड लीडर्स ने इसको साइन किया था, ये एक डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, यूनेक्सीडी, ठीक है, यूएनसीडी में, विच टुक प्लेस एट रियो दे जेनेरियो ब्राजील में, वहीं पे हुआ था ये. इसका एम क्या है?
अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि पूरे ग्लोब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देखा भी ऊपर, राइट। विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, हम रिसोर्सेज को डेवलप करें, साथ ही साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, राइट। इट इज एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, disease through global cooperation on common interests, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. और इसका एक और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है, हर नेशन की जो गवर्नमेंट है, वो खुद का एक एजेंडा बनाए, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो है खुद का भी एक प्लान तैयार करे, लोकल एजेंडा तैयार करे, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जो हम रिसोर्सेज यूज करें तो उनको अच्छे से कैसे यूज करना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है, राइट। तो प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity and availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. ठीक है, पता ही हमें कि कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोई रिसोर्सेज काफ़ी एबंडेंस में है और कुछ रिसोर्सेज किसी जगह पे बहुत डेफिशिएंट है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट है यहाँ पे। एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, ये मिनरल्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, कोयले के लिए आपने सुना ही होगा, धनबाद, ठीक है, झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में, ठीक है। तो ये सारे कोल और मिनरल्स के लिए फेमस हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है उसके अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, बट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है वहाँ पे। रिसोर्सेज तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। राजस्थान में हमने पढ़ा कि वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, बट क्या है अभी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो किसी चीज़ की अबेंडेंस है तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी है। अब cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, right? But it is deficient in water, infrastructure, some vital minerals. This calls for balanced resource planning at national, state, regional and local levels. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें रिसोर्सेज प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडिया में कैसे प्लानिंग होगी इन चीज़ों की, क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो प्लानिंग भी बहुत अच्छी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, राइट। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वे करना, हमें सर्वे करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस करने हैं, राइट, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर भी तैयार करना है जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ किया जा सके। स्किल भी चाहिए उसके लिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए, राइट। विदाउट इंस्टीट्यूशन कोई काम पॉसिबल नहीं है, स्टाफ ज़रूरी है जो काम कर पाए। फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स with overall national development plans. India has made concerted efforts for achieving the goal of source planning from the first 5-year plan launched after independence. है ना, जब इंडिपेंडेंस हमें मिला हमने 1951 से जो हमारा 5-year प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए थे, उसमें हमने स्टेप्स लिए थे रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी, राइट। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. ठीक है, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज के होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। उसके लिए टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सेटअप भी ज़रूरी है, ओके। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. Okay. अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब उनको कंजर्व भी करना है, राइट, संभाल के भी रखना है हमें। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट irrational consumption and utilization of resources may lead to socio-economic and environment problems.
ठीक है, लेकिन अगर हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, ओवर यूज कर देंगे, तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी, साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी होगी। To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, गांधी जी भी बहुत फोर्स करते थे इस चीज़ के लिए, right? Is very apt in voice and concern about resource conservation in these words. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. गांधी जी कहते थे कि हमारे पास इतना है कि हम हर किसी की नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है हमारे पास कि हम उनकी ग्रीड को पूरा कर पाए, राइट? तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. तो उन्होंने बोला कि रूट कॉज क्या है रिसोर्स डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल में, कि लोग सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी हैं इंडिविजुअल्स, और वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं रिसोर्सेज को, राइट? He was against mass production and wanted to replace it with a production by the masses. वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे कि इतना मत बनाओ कि यूज में भी ना, मतलब जितनी डिमांड है उतनी प्रोड्यूस की जाए, ठीक है, प्रोडक्शन बाय द मासेस, ठीक है, लोगों के द्वारा बनाई जाए, ना कि इतना मास में प्रोडक्शन किया जाए। एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in more systematic way in 1968, ठीक है। In subsequently 1974, Gandhian philosophy once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to the conservation at the global level by the Brundtland Commission in 1987, right? जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने क्या कहा? इसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मींस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, which which was subsequently published in a book entitled Our Common Future, ठीक है। तो मतलब इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे, लोग इनको व्यूज में ला रहे थे, राइट? Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ये हमने देख ही लिया अभी। तो मतलब स्टेप्स पीछे से लिए जा रहे हैं, फिलोसफीज पे जो भी लोगों ने, थिंकर्स ने बातें कही रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, वो उन पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट? सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन यही खत्म होता है। ये चैप्टर एक और पार्ट में होगा, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट वो भी नॉलेज गेन कर पाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न, खुद भी सीखिए और दूसरों के भी हेल्प कीजिए सीखने में, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होती, इट विल इंक्रीज, और आप गेन करेंगे नॉलेज को और ज़्यादा, और अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।